जीएसटी 2.0 क्या लंबे समय के फायदे के लिए कुछ समय का दर्द सहना होगा? द हिंदू अखबार के आज के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़े आर्थिक सवाल पर गौर कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या एक देशव्यापी टैक्स कटौती, जो फौरन ही एक वित्तीय दबाव बना देती है, क्या वो भविष्य में देश की तरक्की का रास्ता खोल सकती है? और यही जीएसटी 2.0 सुधारों के केंद्र में है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जीएसटी 2.0 है क्या? तो याद करते हैं, भारत में जीएसटी को लाया ही इसलिए गया था ताकि उत्पादन और खपत में एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। इसका एक ही लक्ष्य था, ये सुनिश्चित करना कि टैक्स का बोझ सीधे अंतिम उपभोक्ता पर पड़े और जो भी इनपुट पर टैक्स दिया गया है उसकी छूट मिल जाए। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका नया टैक्स रेट स्ट्रक्चर। देखिए, 22 सितंबर 2025 से जो 12% और 28% वाले स्लैब थे वो अब खत्म हो जाएंगे। अब सिर्फ 0%, 5% और 18% की दरें रहेंगी। और हाँ, एक नई डीमेरिट दर भी आ रही है, 40% की, जो सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 546 चीजों के रेट बदले हैं उनमें से 80% से भी ज्यादा पर टैक्स घटाया गया है। तो इसका फायदा किसे मिलेगा? मुख्य रूप से उन सेक्टर्स को जिनमें रोजगार ज्यादा हैं, जैसे कपड़ा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। यहाँ कम कीमतों का फायदा बड़े पैमाने पर मिलेगा। वहीं प्रोडक्शन साइड पर देखें तो उर्वरक, कृषि मशीनरी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा, जिससे किसानों को भी इनपुट कॉस्ट कम होने का लाभ मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सुधारों का वादा क्या है, यानी लंबे समय में इनसे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। इसके पीछे की जो सोच है वो एक तरह की इकोनॉमिक चेन रिएक्शन पर आधारित है। होता यह है कि पहले टैक्स की दरें घटती हैं, जिससे चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं। फिर इससे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है, जिससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आता है। और आखिर में बढ़ी हुई खपत से टैक्स रेवेन्यू धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। इसे इनकम ऑगमेंटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। खासकर जब जरूरी चीजों की कीमतें घटती हैं तो लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम को ज्यादा टैक्स वाली चीजों पर खर्च करते हैं, जिससे रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब इसकी कीमत पर नजर डालते हैं, यानी वो नुकसान जो फौरन होगा और कुछ समय तक रहेगा। और ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। वित्त मंत्रालय का खुद का अनुमान है कि इन बदलावों की वजह से सरकार को एक पूरे साल में करीब 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात है, ये जो रेवेन्यू का नुकसान है ये तो फौरन होगा, जबकि जो फायदे की उम्मीद है वो धीरे धीरे समय के साथ सामने आएगा। ये जो टाइमिंग का मिसमैच है यही इस पूरी आर्थिक नीति को एक बहुत बड़ी चुनौती बना देता है। एक और स्ट्रक्चरल कमी जो अभी भी बनी हुई है वो है कैस्केडिंग इफेक्ट। आसान भाषा में समझे तो जब कुछ चीज़ों को टैक्स से छूट मिलती है तो उन्हें बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ों पर लगे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल पाता, और ये लागत आखिरकार ग्राहक को ही चुकानी पड़ती है, जो जीएसटी के टैक्स पर टैक्स न लगाने के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। आइए अब इस रेवेन्यू की कमी के व्यापक असर को समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरे राष्ट्रीय बजट और अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालता है। देखिए, ये जीएसटी रेवेन्यू का नुकसान अकेले नहीं आ रहा है। सरकार पहले से ही कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बजट के अनुमान से कम है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी कमी आई है। और ये सब उस 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस के ऊपर है जो इनकम टैक्स सुधारों की वजह से हुआ है। तो इस रेवेन्यू की कमी से निपटने के लिए पॉलिसी बनाने वालों के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। उनके पास मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला, अपने खर्चे कम करें, लेकिन इसका असर पब्लिक सर्विसेज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। और दूसरा रास्ता है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटे को बढ़ने दें, पर इसमें ज्यादा कर्ज लेने का और भविष्य में अर्थव्यवस्था को जोखिम में डालने का खतरा है। वाकई एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। तो इस सब का सार क्या है? सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही ऊंचे दांव वाला संतुलन बनाने का काम है। इस एडिटोरियल के लेखक सी रंगराजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनका ये कोट इसे शानदार ढंग से समझाता है।
टैक्स दरों में कमी से मांग को बढ़ावा देकर विकास का समर्थन करने की कोई भी रणनीति केवल कुछ अवसरों पर ही की जा सकती है। आमतौर पर विकास बचत और निवेश दरों से संचालित होगा। मतलब टैक्स में कटौती एक टेम्पररी बूस्ट तो दे सकती है, लेकिन लंबे समय की ग्रोथ के लिए बुनियादी आर्थिक चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो आखिर में हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये जो थोड़े समय का आर्थिक दर्द है, ये लंबे समय की समृद्धि के लिए एक जरूरी कीमत है, या फिर ये एक बहुत ऊंचे दांव वाला जुआ है जिसका नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता। इसका जवाब तो शायद वक्त ही बताएगा। हमारा अगला संपादकीय विश्लेषण एक ऐसे कानून पर है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज वो खुद एक बड़ी बहस के बीच में है। सवाल ये है कि क्या न्याय के नाम पर न्याय में ही देरी की जा रही है? तो आइए इस पूरी बहस को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा ये जो विश्लेषण है, ये उसी कानून के बारे में है जिसका असली मकसद शादीशुदा जिंदगी में महिलाओं को किसी भी तरह की क्रूरता से बचाना था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आप किसी कानून को उसके गलत इस्तेमाल से कैसे बचाएंगे, और वो भी उन लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना जिनके लिए वो कानून बना ही था। इसी संतुलन को साधना इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कानून है क्या, मतलब सेक्शन 498A। देखिए, इस कानून को बनाने का मकसद एकदम साफ था कि शादी के बाद अगर किसी महिला के साथ उसका पति या उसके ससुराल वाले किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक क्रूरता करते हैं तो उन्हें सजा दी जा सके। मतलब इसे एक तरह से एक सुरक्षा कवच की तरह बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि वक्त के साथ यही कानून एक बड़े विवाद का कारण बन गया। एक तरफ तो पीड़ितों को बचाने की जरूरत है और दूसरी तरफ ये डर भी है कि कहीं इस कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। मतलब अदालतों का इस पर क्या सोचना है और वो क्यों इस कानून के इस्तेमाल को लेकर इतनी चिंतित रही हैं। देखिए, अदालतों ने कई मामलों में ये महसूस किया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने झूठी शिकायतों पर और उसके आधार पर जो तुरंत गिरफ्तारियां हो जाती थीं, उस पर चिंता जताई। उनका मानना था कि निर्दोष लोगों को बचाने के लिए कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स यानी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होने चाहिए। तो इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए कोर्ट्स ने इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए समय समय पर कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय बनाए। तो देखते हैं कि ये जो नया फैसला आया है, उससे पहले क्या-क्या सुरक्षा उपाय पहले से मौजूद थे। तो यहाँ पर ना दो बड़े सेफगार्ड्स थे। पहला, ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी से जुड़े विवादों में एफआईआर दर्ज करने से पहले एक शुरुआती जांच होनी चाहिए। दूसरा, 2008 में कानून में हुए बदलाव और 2014 के मशहूर अरनेश कुमार फैसले ने पुलिस की तुरंत गिरफ्तार करने की पावर को लिमिट कर दिया। इसका मतलब सीधा सा था कि सिर्फ शिकायत मिलने पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। और कमाल की बात यह है कि इन उपायों का असर ना आंकड़ों में भी साफ साफ दिखता है। एनसीआरबी का डेटा अगर देखें तो 2015 से 2022 के बीच शिकायतें भले ही 23% बढ़ीं, लेकिन गिरफ्तारियां 22% कम हो गईं। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये जो मौजूदा सेफगार्ड्स थे वो काम कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद हाल ही में एक नया मोड़ आया है, एक नया न्यायिक हस्तक्षेप जिसने इस पूरी बहस को फिर से गरमा दिया है और इसे एक नए समाधान की तरह पेश किया जा रहा है। तो ये नई प्रक्रिया क्या है? देखिए, शिवांगी बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नए सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। इसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 महीने का एक कूलिंग पीरियड होगा जिसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और इस दौरान मामले को एक फैमिली वेलफेयर कमेटी यानी FWC के पास भेजा जाएगा जो इसकी समीक्षा करेगी। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये जो समिति है, ये कूलिंग पीरियड है, ये हमारे मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसे एक न्यायिक निर्देश के जरिए लाया गया है। अब जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि भाई ये तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पहले भी हो चुका है और फेल भी हो चुका है। कुछ लोग इसे जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म का एक उदाहरण मान रहे हैं। इसका इतिहास भी बड़ा मजेदार है। 2017 में देखिए, राजेश शर्मा केस में यही FWC यानी परिवार कल्याण समितियां लाई गई,
लेकिन ठीक 1 साल बाद ही 2018 में सोशल एक्शन फोरम मामले में सुप्रीम कोर्ट की ही एक बड़ी बेंच ने इस कदम को रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी बताकर रद्द कर दिया था। अगर हम 2017 के राजेश शर्मा केस और हाल के मुकेश बंसल केस को साथ में रखकर देखें तो हैरानी होती है। दोनों में लगभग एक जैसी बातें हैं, FWC और एक वेटिंग पीरियड, जबकि पहले वाले तरीके को तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया था। लेकिन इन सब कानूनी बहसों के बीच उस पीड़ित का क्या होता है, ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। तो इसकी जो मुख्य आलोचना है वो यही है कि ये पीड़ित के फौरन न्याय पाने के हक के आड़े आता है। इससे न सिर्फ न्याय में देरी होती है बल्कि ये क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज के कामकाज में भी एक तरह का दखल है। संपादकीय में एक लाइन है जो इस पूरी बात का सार बता देती है। ये फैसला पीड़ित के न्याय की खोज को कमजोर करता है क्योंकि ये समय पर कार्रवाई का अवसर नहीं देता है। ये सीधा सीधा न्याय में देरी पर सवाल उठाता है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई पीड़ित जो पहले से ही परेशान है, शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी 2 महीने तक किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए बस इंतजार करता रह जाता है। इस दौरान उसकी सुरक्षा का क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सभी तर्कों को सुनने के बाद सवाल उठता है कि आखिर निष्कर्ष क्या है? तो फाइनल तर्क ये दिया जा रहा है कि कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जो उपाय थे वो पहले से ही मौजूद थे और जैसा कि हमने आंकड़ों में देखा वो काम भी कर रहे थे। ऐसे में ये नया कूलिंग पीरियड और FWC वाला सिस्टम ये न्याय के रास्ते में एक गैर जरूरी रुकावट जैसा बन गया है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब न्यायपालिका कानून की प्रक्रिया में इस तरह के प्रयोग करती है और अगर वो प्रयोग फेल हो जाते हैं तो उसकी कीमत आखिर कौन चुकाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। राज्यपाल, विधेयक और अदालत, एक संवैधानिक बहस। तो हमारा अगला संपादकीय एक बहुत ही अहम संवैधानिक बहस पर है और यह बहस जुड़ी है राज्यपाल की उस शक्ति से जिससे वो कानूनों में देरी कर सकते हैं। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई का ये एक सवाल ही इस मुद्दे की गंभीरता बताने के लिए काफी है। वो पूछते हैं, क्या अदालत को बस चुपचाप देखते रहना चाहिए जब राज्यपाल सक्षम राज्य विधानसभाओं को ही बेअसर बना रहे हों? इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये संवैधानिक गतिरोध आखिर है क्या? फिर राज्यपाल की सहमति देने की शक्ति के बारे में जानेंगे। तीसरा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। चौथा, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पहेली क्या है। और आखिर में, ये सब हमारे संघीय ढांचे के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, संवैधानिक गतिरोध, यानी वो स्थिति जब राज्यपाल और विधानमंडल आमने सामने आ जाते हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में बस एक ही सवाल है, क्या किसी राज्य के राज्यपाल एक चुनी हुई विधानसभा से पास हुए कानूनों को अनिश्चित काल के लिए, मतलब बिना किसी समय सीमा के, रोक सकते हैं? तो असल में हो क्या रहा है? राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने में बहुत ज्यादा देरी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक ये देरी का पैटर्न ज्यादातर विपक्ष शासित राज्यों में ही देखने को मिल रहा है और इसी वजह से राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और विधायिका के लोकतांत्रिक जनादेश के बीच एक टकराव पैदा हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये टकराव पैदा ही क्यों होता है? इसकी जड़ कहाँ है? ये समझने के लिए हमें अपने दूसरे हिस्से पर चलना होगा, राज्यपाल की सहमति शक्ति और अनुच्छेद 200। तो ये संविधान का अनुच्छेद 200 है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि जब कोई बिल विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर पूरी प्रक्रिया पहले से ही तय है तो फिर ये देरी हो क्यों रही है? आखिर दिक्कत कहाँ है? इसका जवाब सीधा और बहुत जरूरी है। जवाब यह है कि हमारे संविधान में राज्यपाल के फैसले के लिए कोई समय सीमा यानी टाइमलाइन नहीं दी गई है और इसी वजह से 2 अलग-अलग व्याख्याएं सामने आती हैं। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि ये राज्यपाल का विवेक है जो जल्दबाजी में बने कानूनों पर एक जरूरी रोक का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क है कि संविधान में टाइमलाइन का न होना राज्यपाल को शासन को ठप करने की असीमित शक्ति नहीं देता। अच्छा, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है? चलिए अपने तीसरे हिस्से में यही समझते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2023 के अपने फैसले और उसके बाद की सुनवाइयों में इस अनिश्चितकालीन देरी के खिलाफ एक बहुत ही साफ रुख अपनाया है। तो कोर्ट ने कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत तय कर दिए हैं। पहला, राज्यपाल किसी भी बिल पर अपनी सहमति अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते। दूसरा, संवैधानिक पदों का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक शासन को पंगु नहीं बनाया जा सकता। और तीसरा, एक चुनी हुई और सक्षम विधायिका के विवेक का सम्मान करना ही होगा। जस्टिस विक्रमनाथ के शब्द इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उन्होंने कहा, राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधायिका के विवेक पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। अब कहानी में एक दिलचस्प कानूनी मोड़ आता है और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, राष्ट्रपति के संदर्भ की पहेली, यानी एक असामान्य कानूनी रास्ता। तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आखिर है क्या? देखिए, ये संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत एक प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्रपति कानून के किसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये राय सिर्फ एक सलाह होती है, ये कोर्ट पर या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। इस टेबल से बात और भी साफ हो जाएगी। एक तरफ है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसका मकसद सिर्फ सलाह लेना है और ये बाध्यकारी नहीं है। दूसरी तरफ है रिव्यू या क्यूरेटिव पिटिशन, जो किसी बाध्यकारी फैसले की समीक्षा के लिए होती हैं और उनका नतीजा भी बाध्यकारी होता है। और यहीं पर, जैसा कि इस स्रोत में भी बताया गया है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसले की समीक्षा मांगने के बजाय ये सलाहकारी रास्ता क्यों चुना? चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है। और इसका जवाब हमें हमारे 5वें हिस्से में मिलेगा, संघीय संतुलन की रक्षा। संघवाद यानी फेडरलिज्म, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है और ये पूरा ढांचा एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका होता है। इसीलिए राज्यपाल की शक्तियों पर ये जो पूरा विवाद है, ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, ये केंद्र और राज्यों के बीच के उस नाजुक संघीय संतुलन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो हम घूम फिरकर उसी मूल तनाव पर वापस आ जाते हैं। एक तरफ, क्या राज्यपाल की भूमिका राज्य के कानूनों पर एक संवैधानिक नियंत्रण है, या फिर दूसरी तरफ, क्या उनकी निष्क्रियता एक चुनी हुई विधायिका की इच्छा को रोकने का एक राजनीतिक हथियार बन रही है? ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, संवैधानिक कर्तव्य की रेखा कहाँ खत्म होती है और राजनीतिक गतिरोध की शुरुआत कहाँ से होती है। हमारा अगला एडिटोरियल है भारत के अगस्त महीने के ट्रेड डेटा पर। ये जो आंकड़े आए हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में आखिर क्या कहानी बताते हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो डेटा सामने आया है, ये एक अच्छी खबर है या फिर चिंता की कोई बात है? क्योंकि देखिए, पहली नज़र में तो कुछ आंकड़े राहत देते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे ना, तो कुछ चिंताजनक संकेत भी साफ नजर आते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस अच्छी खबर से शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ थी जिसने थोड़ी राहत दी? और ये जुड़ा है ट्रेड डेफिसिट, यानी कि व्यापार घाटे से। अब आंकड़ों पर जाने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, जब कोई देश निर्यात यानी एक्सपोर्ट से ज्यादा आयात यानी इंपोर्ट करता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, खासकर उनके लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम जुलाई के महीने को देखें तो भारत का व्यापार घाटा 27.35 अरब डॉलर के ऊंचे स्तर पर था, काफी ज्यादा। लेकिन अगस्त में ये आंकड़ा थोड़ा सा सुधरा और 26.49 अरब डॉलर पर आ गया। तो घाटे में ये जो कमी आई है ना, यही वो राहत का पल है जिसकी हम बात कर रहे थे। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये राहत आगे भी बनी रहेगी? और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगा दिए, जो एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। अब ये टैरिफ क्या होते हैं? सीधी भाषा में कहें तो ये आयात पर लगने वाला एक टैक्स है। सरकारें इसे इसलिए लगाती हैं ताकि विदेशी सामान महंगा हो जाए और उनके अपने देश के उद्योगों को फायदा मिले। तो हुआ ये कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर बहुत कड़े टैरिफ लगा दिए। 7 अगस्त से 25% और फिर 27 अगस्त से तो 50% तक। और इन टैरिफ का असर अब आंकड़ों में साफ साफ दिखने लगा है।
तो भले ही ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात के आंकड़ों को देखते हैं तो एक अलग ही और थोड़ी चिंताजनक कहानी सामने आती है। देखिए, भारत का जो कुल निर्यात था वो जुलाई में 37.24 अरब डॉलर था, जो अगस्त में घटकर 35.10 अरब डॉलर रह गया। ये गिरावट साफ तौर पर अमेरिकी टैरिफ के दबाव को दिखाती है। और अगर हम सिर्फ अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट्स को देखें तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जुलाई में ये 8 अरब डॉलर से ज़्यादा था और अगस्त आते आते ये 6.86 अरब डॉलर पर आ गया। तो ये टैरिफ का सीधा सीधा असर है। लेकिन हाँ, इसमें एक बड़ा दिलचस्प अपवाद भी है। वो है हमारा दवा और फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर, क्योंकि इस सेक्टर को इन टैरिफ से छूट मिली हुई थी, तो इसमें असल में 6.94% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये टैरिफ दूसरे सेक्टर्स पर कितना गहरा असर डाल रहे हैं। चलिए, अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, यानी इंपोर्ट्स या आयात पर। अब आमतौर पर तो लोग सोचते हैं कि इंपोर्ट्स कम होना अच्छी बात है, इससे व्यापार घाटा कम होता है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। सवाल ये है कि आयात में गिरावट चिंता की बात क्यों हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि देश के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो धीमी पड़ रही है। सोचिए, जब फैक्ट्रियां कम उत्पादन करेंगी तो उन्हें बाहर से कच्चा माल और मशीनें भी तो कम ही मंगवानी पड़ेंगी, है ना? और इस समस्या की गंभीरता इन आंकड़ों में साफ दिखती है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कोयला और लोहा इस्पात जैसे जरूरी सेक्टर्स के इंपोर्ट में 10% से लेकर 26% तक की भारी गिरावट आई है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक साफ चेतावनी है। और आखिर में ये डेटा एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को भी सामने लाता है, और इसका लेना देना है चीन से। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत और चीन के बीच तनाव चलता रहता है, लेकिन जब बात ट्रेड की आती है तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। चीन आज भी भारत के लिए इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है। असल में अप्रैल से अगस्त के बीच चीन से होने वाले आयात में 10% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो ये क्या दिखाता है? यही कि जमीनी हकीकत और आर्थिक जरूरतें कभी-कभी कूटनीतिक तनाव पर भारी पड़ जाती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक रिश्ते और डिप्लोमेसी, ये दोनों अक्सर अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं। अगस्त का ये जो ट्रेड डेटा है, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ट्रेड, हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था और कूटनीति की एक बहुत ही पेचीदा कहानी हमें सुनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर ये पसंद आया तो कृपया इसे साझा करें और सब्सक्राइब करें।